गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो कह सकते हैं, क्योंकि बीच का समय है। तो स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज का तीसरा दिन का क्लास है और तीसरे दिन के क्लास में हम आप सबों के लिए क्वेश्चन पैटर्न लेकर के आए हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन का पैटर्न ही मालूम नहीं रहेगा तो एग्जाम में जब आप जाएंगे, सीधे तौर पर जब आप बैठेंगे, तो थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। तो हम लोग आज आपके लिए एक विशेष सेशन कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, हम वो सीरीज लेकर के आए हैं। और यदि आपको उसका सॉल्यूशन एक एक करके देखना है, ABCD का पूरा चारों ऑप्शन का सॉल्यूशन देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है, तो आपको मेरे ऐप को डाउनलोड करके, राज राठौर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके, और अभी हमने बहुत कम फी उसमें रखा है, मात्र 485 रुपीज़ है। आप वहाँ जा करके उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ आपको फुल वीडियो, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो, PDF, सारा नोट्स वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब 50 नंबर वाली क्लास है ये, और इस 50 नंबर में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे। कल हमने इसका थियरी क्लास भी दिया था, आज हम इस पर ऑब्जेक्टिव चलाएंगे। कल के थियरी क्लास के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव बना वो ऑब्जेक्टिव चलाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो संभावित प्रश्न है वो हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न आप सबों का इस तरह से है। पहला प्रश्न है कि व्हाट डज फिलॉसफी लिटरली मीन। इसका मतलब हो गया कि दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ कल हमने आपको पूरे अच्छी तरह से बताया था कि फिलॉसफी दो वर्ड्स से मिलकर के बना है, फिलोस और सोफिया वर्ड से, है ना। और सोफिया का मतलब होता है विजडम, और फिलोस का अर्थ होता है लव, लव फॉर विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के लिए प्रेम, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग फिलॉसफी कहते हैं, यानी लव ऑफ विजडम। ये आंसर आपका इसलिए यहाँ पर अभी दिए है तत्काल, ताकि आप सभी लोग देख सके, लेकिन अगले सीरीज में आपको आंसर यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देखिए 4 ऑप्शन आपका रहेगा। लव ऑफ ट्रूथ, सत्य के प्रति प्रेम, तो ये तो हम आपको बताए नहीं थे, तो ये गलत हो गया। उसके बाद आपका रहेगा लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। सर्च फॉर रियलिटी, वास्तविकता की खोज, ये भी नहीं होना है। सर्च ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की खोज, इसकी भी चर्चा इसमें नहीं करना है। तो ज्ञान के प्रति प्रेम यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है, यानी लव ऑफ विजडम, ये ज्ञान के प्रति प्रेम हो गया, फिलॉसफी का लिटरली मीनिंग, है ना। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विच फिलॉसफी emphasizes ideas as the essence of knowledge। यानी कौन सा दर्शन विचारों को ज्ञान का सागर मानता है, ज्ञान का सार मानता है, ज्ञान का सार मानता है। विच फिलॉसफी, फिर से क्वेश्चन को समझिएगा कि विच फिलॉसफी emphasizes ideas as the essence of knowledge, है ना। तो कल हमने आपको बताया था, कल हमने चर्चा किया था कि फिलॉसफी जो है आप जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, क्या क्या है, तो एक आपका वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक है, और दूसरा जो है वो ईस्टर्न फिलॉसफी है। ठीक है, दूसरा क्या है, तो ईस्टर्न फिलॉसफी है। और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी, इसमें इसके जो प्रमुख हैं ये प्लेटो हैं, एरिस्टोटल है ना। और इधर आपके आदि शंकराचार्य जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, और कौन है, तो महावीर हैं, ताओज हैं। ठीक है, ये है। तो ये जो ज्ञान का सागर, ये इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। आज ऑब्जेक्टिव के लिए आए तो ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे।
और मेरा मेन मकसद आप सबों को ये दिखाना है कि क्वेश्चन जो है बच्चों कैसा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला है आइडियलिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं आदर्शवाद, और दूसरा है रियलिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं यथार्थवाद, तीसरा है प्रैग्मेटिज्म, जिसको कहते हैं प्रयोजनवाद, और चौथा है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसको कहते हैं अस्तित्ववाद। तो ज्ञान का सागर यानी फिर कौन सा दर्शन विचारों को ज्ञान का सागर मानता है? तो याद रखिएगा ये जो आइडियलिज्म है, आदर्शवाद जिसको कहते हैं, ये जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ये मानता है, आदर्शवाद मानता है कि विचारों को ज्ञान का सागर ये मानता है। ठीक है ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म। फादर ऑफ आइडियलिज्म किसको माना जाता है? प्रश्न है आपके सामने में कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है एरिस्टोटल, अरस्तु को, दूसरा है प्लेटो को, तीसरा है कांट को, और चौथा है सोक्रेट्स यानी सुकरात को। तो आदर्शवाद के जो जनक हैं, याद रखिएगा कि ये प्लेटो साहब हैं। ठीक है, एकदम आंसर देखते ही आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होना है। ठीक है, सीबीटी मोड में, हालांकि ये इस पर बात क्लियर कर लेंगे हम लोग बाद में। तो आदर्शवाद के जनक किसे माना जाता है? तो प्लेटो को जो है आदर्शवाद का, आइडियलिज्म का जनक माना जाता है। देखिए, इन सबों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आइडियलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है ना, इन एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, अस्तित्ववाद है ना, यथार्थवाद, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज केवल क्वेश्चन पैटर्न हम लोग डिस्कस करने के लिए आए कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस पैटर्न पर रहेगा, है ना। चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन। शिक्षा में यथार्थवाद का मुख्य ध्यान किस पर है ना। तो रियलिज्म किन चीजों पर फोकस करता है वो हम लोग को देखना है। तो रियलिज्म जो है वो फोकस करता है साइंटिफिक मेथड्स पर, यानी वैज्ञानिक तरीकों पर। ये प्रूव करने में विश्वास रखता है ना, चीजों को प्रमाणित करने में विश्वास रखता है। विज्ञान क्या करता है? ये प्रूव करता है, प्रमाणित करता है। ठीक है, तो ये यथार्थवाद जो है ये वैज्ञानिक तरीकों पर ये फोकस करता है। तो याद रखिएगा यथार्थवाद का मुख्य ध्यान जो है ना तो मोरल वैल्यूज पर है, ना पर्सनल एक्सपीरियंस पर, और एब्सोल्यूट ट्रूथ पर तो है ही नहीं। तो है किस पर? तो वैज्ञानिक तरीकों पर, यानी साइंटिफिक मेथड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश हमने दोनों शामिल कर दिया है। और ऐप पर, ऐप का नाम भी देखिए, जो चैनल का नाम वही ऐप का नाम है, राज राठौर एजुकेशन है। आप लोग वहां जाइए, और अभी बहुत ही सस्ते में कोर्स अवेलेबल है 100 मार्क्स के लिए, जहां दूसरे चैनल 1000 रुपीज मांग रहे हैं। तो हम केवल आपके लिए 485 में ये कंप्लीट कोर्स 100 मार्क्स का लेकर के आए हैं। और ये बहुत आपके लिए बड़ी बात नहीं है, 485 रुपये, और तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाए। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, 1 ईयर में एग्जाम तो होना ही होना निश्चित तौर पर। ठीक है, तो 485 रुपये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। आप वहां पर जाएंगे, आराम से उसको परचेज करिए, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलेगा, और इसका बुक भी बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगा, आप लोग चिंता मत करिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स इज द बिलीफ ऑफ विच फिलॉसफी, यानी सत्य वही है जो काम करता है। तो हमने आपको बताया कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो होता है वो मुख्य रूप से जो है वो 4 प्रकार का है। हमने आपको बता दिया है, कल के ही वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना। तो सत्य वही है जो काम करता है। तो ये किस फिलॉसफी पर आधारित है? आइडियलिज्म पर है, या रियलिज्म पर है, या प्रैग्मेटिज्म पर है, या एग्जिस्टेंशियलिज्म पर है? क्या होगा? तो याद रखिएगा कि सत्य वही है जो काम करता है बच्चों। तो ये प्रैग्मेटिज्म, जिसको हम लोग प्रयोजनवाद कहते हैं,
इस पर आधारित है। देखिए, आप इन सारे सवालों का जवाब तभी दे पाएंगे जब आप थियरी को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। यदि कोई चैनल केवल ये चला करके काम चला रहा है तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आप लोगों को निश्चित तौर पर क्या करना होगा, निश्चित तौर पर आप सबों को थियरी भी पढ़ना पड़ेगा। और थियरी यदि पढ़ना है आप सबों को, तो आप सबों को कहाँ जाना पड़ेगा, तो ऐप में ही जाना पड़ेगा। ऐप में पूरा थियरी, पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। आप बार बार उसको देखिए, वीडियोस को आप बार बार पीडीएफ को देख करके रिवीजन कीजिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर कि विच फिलोसफर इज एसोसिएटेड विथ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के साथ, प्रयोजनवाद के साथ कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है। तो आपको ये याद रखना कठिन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक मतलब एक के साथ कई कई लोग जुड़े हुए हैं। जैसे आइडियलिज्म के साथ बहुत सारे लोग हैं, उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ बहुत सारे फिलोसफर हैं, रियलिज्म के साथ बहुत सारे फिलोसफर हैं। तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। हमने इन सबों का एक ट्रिक भी बनाया है, ट्रिक वाला वीडियो का आप याद कैसे रखेंगे, वो वीडियो भी वहां पर आपको मौजूद मिलेगा, ठीक है। तो प्रयोजनवाद के साथ कौन से दार्शनिक जुड़े हुए हैं, तो किरकेगार्ड, डीवी, सुकरात, अरस्तु। तो याद रखिएगा कि प्रयोजनवाद के जो है मुख्य फिलोसफर जॉन डीवी साहब हैं, ठीक है। जॉन डीवी साहब जो है ये प्रयोजनवाद के मुख्य फिलोसफर हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद का जो प्राइमरी फोकस है वो किस पर है ना। चलिए बच्चों, मेरे लिए चाय आ गई है, आप लोग भी चाय पियेंगे क्या? ठंड का दिन है तो बहुत जरूरी है चाय भी। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ये चाय अवेलेबल है। आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है इससे, और मेरी प्यारी पत्नी जी इसको लेकर के आई हैं। आइए आपको भेंट करवाते हैं अपने। आइए 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 चली गई वो। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। तो देखिए, आज दूसरी बार चाय हमको मिल गई है आप लोगों की कृपा से। तो पत्नी जी हो तो ऐसी हो, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद का मुख्य ध्यान किस पर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम जो ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप याद रखिएगा कि आपका 70% डायरेक्ट मेरे दिए क्वेश्चन से आएगा। हम बोल रहे हैं आएगा, इसका मतलब आएगा, क्योंकि आप पता कर लीजिएगा, मेरा पिछला वीडियो सब देख लीजिएगा, शॉर्ट्स देखिए। तो प्रधानाध्यापक वालों को, हेडमास्टर वालों को यही सब चीज पढ़ाए थे। हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ था बिहार में, और 1708 रिजल्ट हमारे कोचिंग से हुआ था। 6000 सीट में से 1708 रिजल्ट हमारे कोचिंग से हुआ था। मतलब 25% प्रधानाध्यापक हम लोगों ने तैयार कर दिया अपने कोचिंग के माध्यम से, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को यदि रेलवे में नौकरी करना है, 60,000 रुपये सैलरी आपको उठाना है, लेना है, और वो भी हर महीने के 1 तारीख को, तो आप लोग को एकदम रात दिन सुख चैन नींद त्याग करके आपको ये पढ़ना चाहिए। सुबह उठिए, जगिए और नोट्स देखिए, और इन सब देखिए। अभी ये पूंजी लगाने का वक्त है। एक बार पूंजी लगा लीजिएगा तो ये पूंजी जीवन भर चलेगा। हमने देखिए पढ़ाई छोड़ने से करीब 10-15 साल हो गया लगभग। 2011 में मेरा एमए फाइनल हुआ है, और उसके बाद देखिए अभी तक जो है उसी विद्या की कमाई को हम खा रहे हैं, है ना। आप लोग मुझे पैसे देते हैं तो मेरा चेहरा देख के और कोट देख करके तो पैसा देते नहीं है। पैसा देते हैं किस चीज के लिए? पढ़ाने के लिए, है ना। तो वो एक ही बार हासिल किए हैं एजुकेशन, लेकिन अभी बार बार उस पूंजी में आप दुकान जब खोलिएगा बच्चों, तो दुकान में क्या करेंगे आप? रोज कुछ ना कुछ घटेगा, ये घटेगा, वो घटेगा, है ना। तो आप उसको क्या करेंगे? खरीदेंगे मार्केट से जाकर के। लेकिन ज्ञान कैसा चीज है? ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसको आप एक बार लगा दिए और
आप जब पढ़ाने लगिएगा तो फिर खुद ब खुद आप में इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो पूंजी एक बार लगाए हैं और वो अभी तक चल रहा है, चलते ही रहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि बहुत हैवी अमाउंट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है, आप लोग निश्चित तौर पर ऐप पर जाके परचेज करिए उसको। चलिए देखते हैं आगे। आप भी सोचते होंगे खाली हम प्रचार के चक्कर में लगे होते हैं, थोड़ा रोजी रोटी का भी सवाल है भाइयों, क्योंकि हम लोग 3-3 4-4 टीचर यहाँ पर खटते हैं, काम करते हैं, है ना। तो चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म? अस्तित्ववाद का प्राइमरी फोकस किस पर है, मुख्य ध्यान किस पर है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ पर है क्या, या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर है, या साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पर है, या मोरल एजुकेशन पर है? सार्वभौमिक सत्य, या व्यक्तिगत अनुभव, या वैज्ञानिक अन्वेषण, या नैतिक शिक्षा? तो याद रखेंगे कि अस्तित्ववाद जो वो बिलीव करता है व्यक्तिगत अनुभव पर, है ना। आपका जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी इजाजत हो तो चाय पी लें 2 मिनट में, है ना। चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इन चारों ऑप्शन का आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, चारों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, है ना। पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन भी है, और कल से ये आंसर नहीं यहां पर देंगे। ठीक, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कॉमन इन रियलिज्म? मतलब यथार्थवाद में निम्नलिखित में कौन सी विधि आम है यथार्थवाद में? ठीक है, तो रिसाइटेशन पाठ का वाचन, पर्सनल चॉइस व्यक्तिगत चयन, मेडिटेशन मतलब ध्यान, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहकारी शिक्षा। ठीक है, कौन सा? तो याद रखेंगे, है ना, कि पाठ का वाचन ये आपका सबसे सटीक उत्तर होगा। यानी यथार्थवाद जो है पाठ के वाचन में विश्वास करता है। ठीक है, चलिए, क्यों करता है इस पर तब आएंगे जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कॉगिटो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। ठीक है, नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और टीचर भर्ती एग्जाम जो होता है उसमें भी पूछा जाता है। ये कॉगिटो एर्गो सम वाज स्टेटेड बाय विच फिलोसफर? कॉगिटो एर्गो सम ये स्टेटमेंट जो है ये किस फिलोसफर के द्वारा दिया गया था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। कांट नहीं, नीत्शे नहीं, लॉक नहीं, बल्कि डेस्कार्टेस के द्वारा ये दिया गया था, है ना, डेस्कार्टेस के द्वारा। कॉगिटो एर्गो सम ये डेस्कार्टेस के द्वारा दिया गया था, ये स्टेटमेंट था। ठीक है, क्या स्टेटमेंट था वो हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अभी चूंकि समय कम है आप लोगों के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस को डील भी करना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है देखिएगा, कि विच फिलॉसफी इनकरेजेस हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग? यानी कि कौन सा दर्शन जो है व्यावहारिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है ना। तो व्यावहारिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने वाला जो है केवल एक ही है। कल हमने इस पर चर्चा की थी कि प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद जो है ये एक ऐसा फिलॉसफी है जो व्यावहारिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है ना। हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ये ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए आज पैटर्न को देखिए, कैसे पैटर्न कर रहे हैं, कल से आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। व्हाई इज इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन एजुकेशन इंपॉर्टेंट? यानी शिक्षा में जो विविधता हो रही है उसका बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? ओनली फॉर टीचर्स, केवल शिक्षकों के लिए, या टू मीट द नीड्स ऑफ कल्चरली रेस्पॉन्सिव क्लासरूम, या सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी कक्षाओं की आवश्यकता के लिए, या ओनली फॉर स्टूडेंट्स, केवल छात्रों के लिए, या फॉर पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण के लिए? क्या इसका उत्तर होगा, बता सकते हैं? इसका उत्तर होगा टू मीट द नीड्स ऑफ कल्चरली
रेस्पॉन्सिव क्लासरूम मतलब सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी कक्षाओं की आवश्यकता के लिए। सांस्कृतिक रूप से मतलब देखिए कि कोई देश यदि है तो जैसे दिल्ली है ना, भारत की राजधानी है, वहां पर करीब करीब सभी राज्यों के लोग निश्चित तौर पर वहां पर मिलते हैं। अब वहां के स्कूलों में जो पढ़ाई होगी, तो वहां के स्कूलों में पढ़ाई जो होगी तो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग, बसे हुए लोग या काम कर रहे लोगों के बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। कुछ बच्चे असम के हो सकते हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के, कुछ साउथ के हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ईस्ट के हो सकते हैं, कुछ वेस्ट के बच्चे हो सकते हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के भी हो सकते हैं। तो वहां पर एक कक्षा में जब वो लोग बैठेंगे तो कल्चरली उन लोगों का विभिन्नता होगा ही होगा, है ना, भाषा में कह लीजिए, संस्कृति में कह लीजिए, व्यवहार में कह लीजिए, है ना, कुछ निश्चित तौर पर जो है वो अलगाव देखने को मिलेगा ही, भिन्नता देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो विविधता का बढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि वहां पर जो है क्या हो, तो जब सांस्कृतिक रूप से अलग अलग जगहों के बच्चे वहां पर आकर के बैठे तो वो लोग उन चीजों को समझ सकें, ठीक है, वो स्थिति को, परिस्थिति को, माहौल को, है ना, उस माहौल में वो ढल सके। और आप लोगों को इसलिए ये प्रश्न दिया भी गया है क्योंकि जब आप शिक्षक बनेंगे रेलवे के, तो रेलवे में आपको एक ही जगह का लोग नहीं मिलेगा। हो सकता है कि साउथ के कुछ लोग आपके विद्यालय में पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, है ना, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ एम्प्लॉइज के बच्चे आपके स्कूल में पढ़े। तो उस कंडीशन के लिए इन चीजों को आपके लिए शामिल किया गया ताकि आप उन चीजों को समझ पाए, ध्यान दे पाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, व्हाट इज ए की फीचर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी की एक मुख्य बात क्या है ना, पश्चिमी दर्शन की एक मुख्य विशेषता क्या है, बता सकते हैं? देख लीजिए एक बार सर, आवाज सब ठीक है? व्हाट इज ए की फीचर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी दर्शन की एक मुख्य विशेषता क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, या कलेक्टिविज्म है, या रैशनैलिटी है, या साइक्लिकल व्यू ऑफ लाइफ है? क्या होगा सही उत्तर बताइए। पश्चिमी दर्शन की एक मुख्य विशेषता है ना, तो याद रखिएगा कि पश्चिमी दर्शन में सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो रैशनैलिटी है, तर्क संगतता, है ना, लॉजिकल थिंकिंग, ये सबसे प्रमुख विशेषता है, की फीचर है वेस्टर्न फिलॉसफी का। पश्चिमी दर्शन का ये एक प्रमुख विशेषता है, तर्क संगतता। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिएगा, देखिए 50 नंबर पर यदि आप काबू पा लिए ना, यही डिफिकल्ट है थोड़ा सा, इस पर यदि आप काबू पा लिए तो आपको यकीन मानिए कि दुनिया की कोई ताकत जो है आपको नौकरी लेने से रोक नहीं सकता, ठीक है। और यदि एक भी सीट है, ये मान के चलिए एक भी सीट है, तो वो सीट हमारा है, वो सीट 100% हमारा है। इस बात को यदि मन में लेकर के चलिएगा तो निश्चित तौर पर सफल होइएगा। हम क्यों ये कहें कि एक ही सीट है और हजारों लोग फॉर्म भर रहे हैं, उन 1000 लोगों में से आप भी तो हैं, वो कोई परग्रही थोड़े होंगे, एलियन थोड़े होंगे, वो भी तो धरती के मनुष्य हैं और आप भी धरती के मनुष्य हैं। दमखम लगाइए, ताकत लगाइए, है ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ठीक है। रश्मि रथी का बहुत ही फेमस लाइन है ये, है ना। तो देखिए, विच ईस्टर्न फिलोसफर फोकस्ड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड माइंडफुलनेस। अब देखिए, ईस्टर्न फिलोसफर को हिंदी में जो है प्राच्य दार्शनिक भी कहते हैं, प्राच्य, ठीक है, या पूर्वी दार्शनिक भी कहते हैं, ठीक है। पूर्वी दार्शनिक का मतलब इंडिया की बात हो रही है, पूर्वी दार्शनिक का मतलब चाइना की बात हो रही है, जापान की बात हो रही है ना, तो यहाँ इन जगहों की बात हो रही है। तो याद रखेंगे कि पूर्व दार्शनिक ने आत्म अनुशासन और सचेतनता पर जो ध्यान केंद्रित करने की बात कही है, वो हमारे ही देश के नहीं, आदि शंकराचार्य की बात नहीं, इसमें हाँ हमारे ही देश के बुद्ध की बात हो रही है, भगवान बुद्ध की, लॉर्ड बुद्ध की बात हो रही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14वां प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा कि व्हाट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशनल फिलॉसफी। शिक्षा के दर्शन में प्रयोजनवाद का सबसे बड़ा योगदान
क्या है। ठीक है, शिक्षा के दर्शन में प्रयोजनवाद का सबसे बड़ा योगदान क्या है। ठीक है, तो शिक्षा के दर्शन में प्रयोजनवाद का कहना है कि अनुभव से जो सीख मिलती है, जो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस है, वो अस्थाई ज्ञान है। उस ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान सदैव हमेशा आपके मानस पटल पर अंकित रहेगा। जो चीज आप अनुभव से सीखिएगा वो आपके मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हु इंट्रोड्यूस्ड अद्वैत वेदांत? अद्वैत वेदांत का परिचय किसने दिया? कन्फ्यूशियस ने दिया, आदि शंकराचार्य ने दिया, गौतम बुद्ध ने दिया, या कांट ने दिया? तो अद्वैत सिद्धांत का जो परिचय है वो आदि शंकराचार्य यानी ईस्टर्न फिलोसफर यानी प्राच्य दार्शनिक हमारे ही देश के महान आदि शंकराचार्य ने दिया है ना, कि अद्वैत वेदांत का। हम लोग इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वेदांत की बात करेंगे, जैनिज्म की बात करेंगे, हिंदुइज्म की बात करेंगे, इस्लामिक की बात करेंगे, है ना। इन फिलॉसफी की हम लोग बात करेंगे प्राच्य दर्शन के संदर्भ में। चलिए प्रश्न नंबर 16 की तरफ हम लोग आते हैं। व्हाट इज द एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म? अस्तित्ववाद का शैक्षिक प्रभाव क्या है? ठीक है, फोकस ऑन करिकुलम, पाठ्यक्रम पर ध्यान। दूसरा है फोकस ऑन इंडिविजुअल चॉइस, व्यक्तिगत चयन पर ध्यान। तीसरा है मानकीकृत परीक्षण, और चौथा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो अस्तित्ववाद का शैक्षिक प्रभाव की जब बात करेंगे तो क्या होगा? अस्तित्ववाद का शैक्षिक प्रभाव जो है वो व्यक्तिगत चयन पर ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन इंडिविजुअल चॉइस। ठीक है, तो रोज 20 क्वेश्चन का सेट आपके पास लेकर के आएंगे। आज 16वां क्वेश्चन हम लोग का चल रहा है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स के लिए आप मेरे किस पर जाइए पता है ना, राज राठौर एजुकेशन पर। उस ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको रेलवे भर्ती परीक्षा नाम का एक फोल्डर मिलेगा, और वहां पर आपको बहुत कम फी में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ मिलेगा। तो रोज यहां पर चलेगा हमारा क्या, इसको ऑब्जेक्टिव क्लास कहेंगे। थियरी हमारा चलेगा कहाँ, जिसको पूरा तरह समझना, अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, वो क्लास आपका ऐप पर चलेगा। तो अस्तित्ववाद का शैक्षिक प्रभाव क्या है? तो फोकस ऑन इंडिविजुअल चॉइस, है ना, ये होगा। 17वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि व्हाट इज अ मेजर आउटकम ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन? शिक्षा में यथार्थवाद का प्रमुख परिणाम क्या है? तो यथार्थवाद का प्रमुख परिणाम की बात करेंगे तो अनुक्रमित पाठ्य पुस्तक, समग्र शिक्षा, ध्यान विधियां, दार्शनिक चर्चाएं। तो यथार्थवाद में जो है ना, उसमें आपको क्या मिलेगा? सीरियलाइज्ड टेक्स्ट बुक मिलेगा, ये इस पर ज्यादा फोकस करता है। सीरियलाइज्ड टेक्स्ट बुक पर ये ज्यादा फोकस करता है। चलिए 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 17वां प्रश्न हो गया। 18वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 18वां प्रश्न हमारा है साथियों कि विच मूवमेंट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड अमेरिकन स्कूल्स, यानी कौन सा आंदोलन अमेरिकी स्कूलों को बहुत प्रभावित करता है? प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद, सिविल राइट मूवमेंट नागरिक अधिकार आंदोलन, आइडियलिज्म आदर्शवाद, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मानकीकृत परीक्षण? क्या हो सकता है इसका उत्तर बताइए। और याद रखिएगा कि 3 गलत उत्तर पर आपका अंक भी कटेगा 0.25। ठीक है, 3 गलत उत्तर पर आपका अंक कटेगा 0.25। यह रेलवे का नियम है, बहुत पुराना नियम है, इसीलिए भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि मॉक टेस्ट इसके साथ आप सभी लोगों को फ्री मिलने वाला है। 485 रुपए के साथ मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री। ठीक है, एकदम उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, और सप्ताह में 3 दिन मॉक टेस्ट फुल सेट करवाएंगे इन 100 मार्क्स का, वीक में 3rd डे। हाँ, जो पूरे दिन लेना चाहते हैं सप्ताह का 7 दिन, उनको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो केवल 3 दिन लेना चाहते हैं उनके लिए फ्री रहेगा।
ठीक है। देखिए, विच मूवमेंट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड अमेरिकन स्कूल, कौन सा आंदोलन अमेरिकी स्कूलों को बहुत प्रभावित करता है? तो मानकीकृत परीक्षण। और हम लोग अब चलेंगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि व्हाई इज कल्चरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? टू टेस्ट स्टूडेंट्स नॉलेज, छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। टू सपोर्ट डाइवर्स लर्नर्स, विविध शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए। ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, केवल प्रशासनिक कामों के लिए। और फोर्थ नंबर है टू डिसाइड टीचिंग मेथड, शिक्षण पद्धति तय करने के लिए। तो याद रखेंगे कि कल्चरल अवेयरनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए कि विविध शिक्षार्थियों का समर्थन आप कर सकते हैं, है ना। टू सपोर्ट डाइवर्स लर्नर्स, हम आपको अभी एग्जांपल दिए थे कि दिल्ली की स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जो है तादाद क्या होती है, मतलब वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों के बच्चे हैं, है ना। कुछ नॉर्थ के हैं, कुछ साउथ के हैं, कुछ ईस्ट के हैं, कुछ वेस्ट के हैं। तो आप उन स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको जब इन चीजों की समझ होगी तो आप अच्छे से उनके साथ, है ना, डील कर पाएंगे, उनके साथ अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, इंक्लूसिवनेस आपके अंदर का बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 20 और आखिरी प्रश्न की तरफ। विच टीचिंग मेथड अलाइंस विद आइडियलिज्म, आदर्शवाद के साथ कौन सी शिक्षण विधि मेल खाती है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कॉन्शियस रीजनिंग या कोऑपरेटिव लर्निंग, कौन सा होगा? तो याद रखेंगे कि टीचिंग जो अलाइन करता है आइडियलिज्म के साथ, आदर्शवाद के साथ, वो चेतन तर्क है, यानी कॉन्शियस रीजनिंग है। आदर्शवाद जो है कॉन्शियस रीजनिंग पर फोकस करता है, बल देता है, जोर डालता है। ठीक है, तो ये कुल 20 क्वेश्चंस ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पीडीएफ अभी जस्ट हम डाल दे रहे हैं ऐप पर, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। यदि बुक चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करें, पीडीएफ के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 8002959525 है। मेरा नाम हुआ राठौर सर। चलिए लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं फिर हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। क्लास एक भी दिन मिस नहीं कीजिएगा, एक भी दिन स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको पता है ना कि एक दिन का स्किप करना वो आप कई दिन पीछे चले जाएंगे। देते हैं विदा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।